नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यांत्रिकी में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यांत्रिकी के कौन से कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज पलायन वेग। ठीक है, पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी, ईवी। ठीक है, जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? हमारी अर्थ पे अगर आप खड़े हैं और ऊपर कोई चीज फेंकते हैं तो वो चीज कहाँ आती है? नीचे आती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हर चीज को अपने गुरुत्वीय बल से नीचे की ओर खींचती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है सैटेलाइट भेजते समय, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो ऐसा पिंड है या फिर ऐसा सैटेलाइट है जो हमें पृथ्वी से बाहर भेजना है ताकि वो अंतरिक्ष में जा सके, तो उस केस में क्या होगा? हमें इतने वेग से फेंकना होगा, इतनी स्पीड से फेंकना होगा कि वो जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को, गुरुत्वीय बल को पार कर जाए। तो ऐसा कोई भी स्पीड जो कि किसी भी चीज को अगर फेंका जाए उस स्पीड से तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से, गुरुत्वीय बल से बाहर हो जाए, तो उस वेग को क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। और इसका फॉर्मूला ऐसा होता है _2gr। ठीक है, तो इसमें जब हम रखते हैं पृथ्वी के लिए 2 इंटू जी की वैल्यू रखते हैं, फिर आर यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो रखते हैं, तो हमारा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड आता है। इसका मतलब ये कि अगर किसी चीज को पृथ्वी पर खड़े होकर के 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी एक सेकेंड में वो चीज 11.2 किलोमीटर तक जाए कम से कम, अगर इतनी सी स्पीड से आप फेंकते हैं तभी वो चीज हमारे पृथ्वी के गुरुत्वीय जो क्षेत्र है उसको पार कर पाएगी और अंतरिक्ष में चली जाएगी। इसी को पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, अगर किसी दूसरे ग्रह पे पलायन वेग का पता करना है कि कितना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप उसकी पृथ्वी की उस ग्रह की त्रिज्या दी हुई होगी। जैसे मून का है तो मून की त्रिज्या दे दी और उसके गुरुत्वीय त्वरण को दे दिया जो कि g/6 होता है। मून पे हमारा जो है 1/6 होता है। मून का जो गुरुत्व बल होता है वो हमारे यहाँ के गुरुत्व बल का 1/6 होता है, 1/6 होता है। ठीक है, तो ये जो पलायन वेग है, इस पलायन वेग को आप जो है परिभाषित करना समझ लीजिए कि इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है। कोई भी ऐसा वेग जो किसी ग्रह से किसी पिंड को उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंकने के लिए उपयुक्त होता है, वही वेग क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, गुरुत्व क्षेत्र से बाहर फेंकने के लिए। गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और गुरुत्वाकर्षण के बारे में देखते हैं। एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। रीजनिंग का क्वेश्चन ये है कि हमारी अर्थ है, ये घूम रही थी। ठीक है, घूमते घूमते अचानक इसने एक दिन घूमना बंद कर दिया। ठीक है, अभी जब घूम रही थी तब क्या है? हमने देखा था कि घूमते समय पृथ्वी का एक कोणीय वेग होता है जिसको कहते हैं ओमेगा, और इसकी वजह से एक कोणीय त्वरण होता है जिसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। इसी की वजह से पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो उसके वास्तविक त्वरण से कम होता है, क्योंकि उसमें से इसको घटाना पड़ता है। दोनों एक ही दिशा में है, अगर एक ही दिशा में दो बल लग रहे हैं तो बड़े बल में से छोटे बल को घटाना होता है। यही तो करते हैं। अगर दो ही चीजें एक दिशा में जा रही हैं तो पहले की तुलना में दूसरे की चाल कितनी है ये पता करने के लिए क्या करते हैं? पहले की चाल यानी जिसकी चाल ज्यादा है उसकी चाल में से कम चाल वाले की चाल, कम चाल से चलने वाले पिंड की चाल को घटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ओमेगा स्क्वायर आर था ये क्या है? इसकी वजह से जी का मान थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं पोल की, अगर तो पोल पे क्या होता है? पोल पर तो कहीं पर भी एक बिंदु है, वो घूम ही नहीं रहा, वो तो अपनी जगह स्थिर है। भाई पोल पे आप पहुंच गए, यहाँ पे क्या घूर्णन है? कोई घूम नहीं रहा, तो यहाँ पर तो घूमना हो ही नहीं पा रहा। तो जब यहाँ पर घूमना हो ही नहीं पा रहा तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो ओमेगा है यानी कोणीय वेग है वो क्या है? 0 है। जब यहाँ पर कोणीय वेग 0 है तो ओमेगा स्क्वायर आर भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, जब ओमेगा स्क्वायर आर 0 होगा तो पोल्स पे जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसमें क्या होगा? GE-0, यानी पृथ्वी का जो इफेक्टिव गुरुत्वाकर्षण बल है GE उतना ही यहां पर लगेगा। तो GP की वैल्यू आती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है गुरुत्वीय त्वरण पोल्स पे होता है। अब हुआ क्या? अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अचानक से पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो क्या होगा? अब जब घूमना बंद कर देगी तो ये जो ओमेगा स्क्वायर आर है बाकी जगहों पर भी ओमेगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब बाकी जगहों पे भी ओमेगा 0 हो जाएगा तो जीई क्या हो जाएगा? जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है वो कितना हो जाएगा? G - ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो गया 0।
तो इफेक्टिव गुरुत्वाकर्षण के बराबर ही तो हो जाएगा ये, और ये जीपी के बराबर हो जाएगा। यानी जितना गुरुत्वाकर्षण हमारा पोल्स पे है, पोल्स पे जो गुरुत्वाकर्षण है, पोल्स का जी इज इक्वल टू अर्थ का जी, यानी अर्थ की किसी भी जगह पे जो गुरुत्वाकर्षण है पोल के गुरुत्वाकर्षण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पोल के गुरुत्वाकर्षण यानी जो हमारा पोल पे ध्रुवों पे जो गुरुत्वाकर्षण है उतना ही गुरुत्वाकर्षण हमारा बाकी जगहों पे भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं भारहीनता की स्थिति। ये भी गुरुत्वाकर्षण का एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप एक लिफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है, लिफ्ट का वजन कुछ भी हो, इसे हटाते हैं, लिफ्ट का वजन आपका कुछ भी हो, m1 है, आपका वजन m2 है, लेकिन हमने देखा कि m1 और m2 ऑलमोस्ट जीरो होते हैं किसकी तुलना में? अर्थ के वजन की तुलना में, पृथ्वी के वजन की तुलना में। किसी भी चीज का वजन, चाहे हमारा हो, चाहे लिफ्ट का हो, चाहे दूसरी कोई भी गेंद हो, कुछ भी हो, उसका वजन क्या होता है? जीरो होता है। जीरो, लगभग जीरो को हम इसको जो है क्या कहते हैं? लगभग जीरो। यहाँ जीरो नहीं रखते, उसको हम लेते ही नहीं है, उसको कंपेयर, जहां पर इसका वजन कंपेयर ही ना करना हो किसी चीज को, किसी राशि को, वहां पर उसको लेते ही नहीं है, उसको जीरो नहीं करते कि हाँ जीरो कर दोगे ना, उसको लेते ही नहीं है। तो जो mg है, m1g है और m2g है, ये दोनों क्या होगा? बराबर हो जाता है। यानी कि दोनों अलग अलग वजन की चीजों को बराबर ही बल से पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। लेकिन इसका एक क्या है? अपवाद है। अपवाद यानी एक्सेप्शन है ये। जैसे कागज का टुकड़ा है, कागज के टुकड़े को और लोहे के टुकड़े को एक साथ फेंकोगे तो कागज का टुकड़ा देर में पहुंचेगा, लोहे का बाद में पहुंचेगा। उसका कारण ये है कि कागज का टुकड़ा इतना हल्का है कि इस पर हवा का जो प्रतिकर्षण बल है ऊपर की ओर काम करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नीचे आने में थोड़ी इसको दिक्कत होती है, देर लगती है। लेकिन उसके अलावा ऐसी कोई भी चीज जिसपे हवा का प्रतिकर्षण ना हो, ठीक है, वहां पे जो बल लगेगा पृथ्वी का वो दोनों पे बराबर लगेगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि दो चीजें, चाहे लिफ्ट हो चाहे आप हो, अगर इनको एक साथ फेंक दिया जाए, लिफ्ट को और आपको एक साथ फेंक दिया जाए, तो दोनों बराबर स्पीड से नीचे गिरने लगोगे, क्योंकि दोनों पे लगने वाला त्वरण क्या है? एक जैसा है, बराबर है। तो दोनों एक साथ नीचे गिरोगे, लिफ्ट भी और आप भी। ठीक है, तो अगर लिफ्ट टूट जाए तभी तो आप फ्रीली गिरोगे। तो अगर लिफ्ट टूट जाती है तो आपका वजन mg वो लिफ्ट के वजन के mg दोनों के बराबर हो जाता है, क्योंकि m तो लेना ही नहीं है। तो दोनों का गुरुत्वीय त्वरण यानी कि दोनों का वेग परिवर्तन की दर, यानी दोनों जिस गति से नीचे गिर रहे हैं वो बराबर है। वेग परिवर्तन की दर यानी जो त्वरण है वो दोनों का, जो गुरुत्वीय त्वरण है आपका भी और लिफ्ट का भी, दोनों का बराबर हो गया है। दोनों के लिए जब बराबर है तो क्या होगा? आपके पैरों के नीचे जो लिफ्ट थी उस पे उसकी प्रतिक्रिया की वजह से ही, रिएक्शन की वजह से ही आपको अपना वजन प्रतीत होता है। लेकिन अब वो रिएक्शन क्या हो गया? अब नहीं रह गया। जब ये रिएक्शन नहीं रह गया और दोनों एक ही स्पीड से नीचे गिर रहे हो तो आपको अपना वजन कितना महसूस होगा? जीरो महसूस होगा। तो लिफ्ट के टूटने पर जो स्थिति बनती है, हमारा वजन जो हमें महसूस नहीं होता, उसी को क्या कहा जाता है? भारहीनता की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा भारहीनता। उसके अलावा अगर लिफ्ट है आपकी और इसके अंदर आप हैं और कोई इस लिफ्ट को ना अपनी ओर खींच रहा है, नीचे खड़ा है कोई बदमाश आदमी, उसने जो है आपको खींच लिया, तेजी से खींच लिया, जितनी तेजी से पृथ्वी यानी गुरुत्वीय बल से ज्यादा बल से इसने खींच लिया, तो होगा क्या कि इस लिफ्ट का त्वरण ज्यादा हो जाएगा, आपका त्वरण उतना ही रहेगा, क्योंकि आपका त्वरण कितना है? गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है। लेकिन लिफ्ट का त्वरण बढ़ गया तो होगा क्या? लिफ्ट तेजी से नीचे आएगी और आपका सिर जाके कहां टकराएगा? आप ऊपर जाएंगे। और आपका सिर जाके कहां टकरा जाएगा? आपका सिर जाके टकरा जाएगा लिफ्ट की छत से। ठीक है, और एक तीसरी कंडीशन और है, अगर आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है, और आप यहां खड़े हैं, तो आपका वजन कितना है? mg है। लेकिन जब ऊपर जा रही है तो ये जो तल है, ये जो रिएक्शन कर रहा है, ये जो लिफ्ट का तल है, ये जो फ्लोर है, ये आप पर रिएक्शन कर रहा है, इसी वजह से आपको अपना वजन महसूस होता है, रिएक्शन की वजह से। ठीक है, लेकिन जब ये ऊपर जा रहा है तो ये जो रिएक्शन है इसमें r प्लस एक रिएक्शन कंपोनेंट और जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहे हो। ठीक है, किसकी वजह से, किसके विरुद्ध जा रहे हो? जो आपका गुरुत्वाकर्षण है उसके विरुद्ध ऊपर जा रहे हो, छोटा सा कंपोनेंट, भले ही छोटा सा हो, वो जुड़ जाएगा, तो आपके वजन में mg प्लस rg हो जाएगा वो, जिसकी वजह से आपको अपना वजन ज्यादा महसूस होगा। तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो वजन ज्यादा महसूस होता है, नीचे आती है तो वजन कम महसूस होता है। और जब कोई बहुत तेजी से उसको नीचे खींचेगा तो आपका सिर ऊपर जाकर टकरा जाएगा, क्योंकि आपका जो वजन है
वो तो उतना ही है, आपका जो त्वरण है वो तो उतना ही है, लेकिन लिफ्ट का त्वरण ज्यादा होने की वजह से आप दोनों की स्पीड में फर्क आ जाएगा। लिफ्ट की स्पीड ज्यादा होने की वजह से आपका सिर जाकर के लिफ्ट से टकरा जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला बल आघूर्ण। एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, बल आघूर्ण। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस गुरुत्वाकर्षण पे ही देखेंगे। बल आघूर्ण क्या होता है? मान लीजिए एक ये बड़ा सा पिंड है, यहां पर आपने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, और यहां पे आपने क्या किया, इस पे बल लगाया। ठीक है, बल कैसे लगा रहे हो? ऐसे परपेंडिकुलर लगा रहे हो। ये रहा जो दिशा है इसकी, मतलब दूरी है, जिसको डी से दिखाते हैं, और इस दूरी पे इसके जो है यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट है, इसके लंबवत, इसके परपेंडिकुलर आप बल लगा करके इसको घुमा रहे हो। जैसे घर में जो चक्की होती है, जैसे उसको घुमाते हो, सॉरी, जैसे घर में जो चक्की होती है जब आप उसको घुमाते हो, ठीक है, तो उस चक्की को घुमाने के लिए भी आपको क्या करना होता है? बीच में ये होता है और ये चक्किया, यहाँ पे एक बड़ा सा खूंटा लगा होता है, इस खूंटे के सहारे आप इसको घुमाते हो चक्किया को। तो जितनी दूरी पे ये खूंटा होता है उतनी आसानी से आप चक्की घुमा पाते हो। अगर चक्की में नजदीक ले आए खूंटे को पास इसके, तो क्या होगा? ये तेजी से आप इसको नहीं घुमा पाएंगे, आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बल है, ये जो घूमने की प्रवृत्ति है, ये जो बल लगाने पर किसी एक बिंदु पर किसी पिंड को फिक्स कर दिया, क्या क्या चीजें याद रखनी है? किसी बिंदु पर स्थिर कर दिया, किसी बिंदु पर स्थिरता, और अन्य बिंदु पर बल लगाकर घुमाना। ये जो काम होता है, बल, किसी अन्य बिंदु पर बल लगाकर घुमाना, इसी को क्या कहा जाता है? इस प्रवृत्ति को, किसी बिंदु को स्थिर रखते हुए किसी अन्य बिंदु पर बल लगाकर किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं, या इसकी क्षमता को। किसी बिंदु पर किसी पिंड को स्थिर किया और उसको किसी दूसरे बिंदु के परितः कुछ दूरी पर मान लीजिए डी पर इसको घुमाना शुरू किया, तो ये घूमता है। तो इसके घूमने की जो क्षमता है, इसकी जो प्रवृत्ति है, उसी को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। और इसको किससे दिखाते हैं? टो से। ये टो है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू जो है F इंटू डी। ठीक है, बेसिकली जो टॉर्क होता है, यानी बल आघूर्ण होता है, यानी घुमाने की क्षमता होती है, वो दूरी के समानुपाती होती है। यानी जितनी दूरी बढ़ेगी उतना ही टॉर्क भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको जब हम गायब करेंगे तो जो हम जिस चीज की वजह से ये बढ़ेगा घटेगा, वो क्या होगा? वो हमारा बल है। तो बल नियत है, जो बल हम लगा सकते हैं वही हमारे पास है, वही नियत है, तो उसी को नियतांक ले लिया, तो टो इज इक्वल टू F इंटू डी। इसी को हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण का समीकरण कहते हैं। ये बल आघूर्ण का समीकरण है। ठीक है, तो यहां पर इसका मात्रक क्या होगा? यूनिट क्या होगी? बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है, और दूरी का मात्रक क्या है? मीटर है। इसलिए जो बल आघूर्ण का मात्रक है वो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। एक और चीज देखते हैं, तुल्यकालिक उपग्रह। इसके बारे में पूछा जाता है कि तुल्यकालिक उपग्रह क्या होता है। ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी और ये है इसके घूमने की अक्ष। ठीक है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसका ये क्या है? इक्वेटर है। ठीक है, होता क्या है कि इसी इक्वेटर के समानांतर आप क्या करिए? एक और वृत्त खींचिए। कहां पर? आकाश में। ये कल्पना कीजिए कि एक वृत्त और है आकाश में, और उतना ही बड़ा है जितना कि ये इक्वेटर को अगर हम देखें तो जितना बड़ा वृत्त यहां बनता है उतना ही बड़ा है। ठीक है, अगर पृथ्वी को बीच में से काटें इक्वेटर पे, तो जैसा वृत्त बनेगा कटे हुए भाग से, वैसा ही एक वृत्त अंतरिक्ष में आप कल्पना कीजिए। ठीक है, और यहां पर एक उपग्रह जो आदमी छोड़ता है, मनुष्य द्वारा छोड़ा गया उपग्रह, यहां पर घूम रहा है इसी वृत्ताकार पथ पर। ठीक है, और किस गति से घूम रहा है? उसी गति से, यानी सैटेलाइट की जो स्पीड है वो पृथ्वी की स्पीड के बराबर है। ठीक है, यानी कोई ऐसा उपग्रह जो कि हमारे इक्वेटर के तल के लंबवत यानी परपेंडिकुलर घूम रहा है। ठीक है, अगर कोई उपग्रह हमारे इक्वेटर के तल के लंबवत घूम रहा है और उतनी ही बड़ी वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है जितना कि हमारा किसका इक्वेटर का वृत्त है। ठीक है, तो ऐसे उपग्रह को, और उतनी ही चाल से घूम रहा है जितनी चाल से पृथ्वी घूम रही है,
तो ऐसे उपग्रह को क्या कहते हैं? तुल्यकालिक उपग्रह। यानी तुल्यकालिक उपग्रह की स्पीड पृथ्वी की स्पीड के बराबर है और दिशा भी वही है, भाई उसी दिशा में घूम रहा है। ठीक है, जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है दिशा भी वही घूम रहा है। तो जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है उसी दिशा में अगर वो उपग्रह घूम रहा है और उसी गति से घूम रहा है, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, और इक्वेटर के लंबवत तल में घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसे उपग्रह को हम क्या कहते हैं? तुल्यकालिक उपग्रह या फिर जियोसिंक्रोनस उपग्रह कहते हैं। लेकिन इसका यूज क्या है? इसका यूज होता है मौसम की जानकारी में। ठीक है, टीवी प्रोग्राम जो आते हैं, मोबाइल जो हमारे वो होते हैं सिग्नल्स होते हैं, उनके बारे में जो रिफ्लेक्शन होती है, उनके जो सिग्नल्स की रिफ्लेक्शन होती है, उनको लेकर के जो काम किए जाते हैं वो सारे इन्हीं तुल्यकालिक उपग्रहों के माध्यम से किए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे को हमेशा स्थिर दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ पे हूं और तुल्यकालिक उपग्रह छोड़ा है और मेरे सिर पे दिखाई दे रहा है, तो ये हमेशा मुझे अपने सिर पे दिखाई देगा, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है ना वैसे वैसे ये भी घूम रहा है। तो हमेशा मुझे दोनों की स्पीड बराबर होने की वजह से ये हमेशा मुझे अपने सिर पे दिखाई देगा। और ये अपने सिर पे दिखाई देने का क्या फायदा है कि जिस देश में मैं हूं उसी देश के मौसम को और उसी देश के सिग्नल्स को, टीवी के हो चाहे किसी के हो, मोबाइल के हो, वो मुझे परावर्तित करे ताकि मैं सही से प्रोग्राम देख सकूं। ठीक है, ये होता है तुल्यकालिक उपग्रह। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है संवेग को लेकर के। ठीक है, संवेग को लेकर के एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रक है, m, दोनों के वजन बराबर हैं, नहीं वजन कम ज्यादा है। एक ट्रक में सामान नहीं है, ठीक है, दूसरे ट्रक में सामान है। ठीक है, और इन दोनों पे एक ही समय में ब्रेक लगाया जाता है, दोनों बराबर स्पीड से चल रहे हैं, इसकी स्पीड भी उतनी ही है और इस ट्रक की स्पीड भी उतनी ही है, दोनों पे एक साथ ब्रेक लगाया जाता है। क्वेश्चन ये है कि कौन पहले रुकेगा, कौन पहले रुकेगा। ठीक है, हमने संवेग के बारे में पढ़ा था, संवेग का समीकरण क्या था? P = mv। यानी अगर m बढ़ाओगे तो भी संवेग बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो भी संवेग बढ़ेगा। इन दोनों ट्रकों में क्या है? वेलोसिटी तो बराबर है, v1 = v2। ठीक है, लेकिन वजन क्या है? दोनों में अलग अलग है। m1 खाली है और m2 भरा हुआ है, इसलिए m2 जो है इसकी वैल्यू m1 से ज्यादा होगी। जब m2 की वैल्यू m1 से ज्यादा होगी तो जो हमारा p2 है यानी इसका संवेग किससे ज्यादा होगा? पहले वाले ट्रक के संवेग से ज्यादा होगा। ठीक है, और जिस चीज का संवेग ज्यादा होता है उसको रोकना मुश्किल होता है, उसको रोकने के लिए ज्यादा बल चाहिए, रोकना मुश्किल होता है उसको जिसका संवेग ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि बल लगाने की क्षमता को ही संवेग कहते हैं। एक वस्तु, जैसे आप एक व्यक्ति हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति को मारना चाहते हैं, उड़ करके आते हैं, मिथुन चक्रवर्ती की तरह एक लात मारते हैं आप इसको उड़कर, तो उड़कर आने पर क्या होता है? आप इसको ज्यादा जोर से मार पाते हैं और ये बहुत दूर गिरता है, जैसे मिथुन चक्रवर्ती गिरा देता है। अगर आप यहीं खड़े खड़े इसको धक्का देंगे तो हो सकता है थोड़ा सा पीछे जाए और रुक जाए, लेकिन जब आप दौड़ते हुए आए और इसके सिर पे मारा या चेहरे पे मारा तो इसको जोर से धक्का लगेगा और ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को कि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कितना बल लगा पाती है किस पे निर्भर करता है? एक तो इसके वजन पे निर्भर करता है और दूसरा ये कितनी स्पीड से आके टकराया उस पे निर्भर करता है। इसी चीज को संवेग कहते हैं। बल लगाने की क्षमता बढ़ जाती है जब आपकी स्पीड ज्यादा होती है और आपका वजन ज्यादा होता है। दोनों में से कोई एक चीज ज्यादा हो तो बल लगाने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो संवेग बढ़ जाएगा। तो जहां पर बल लगाने की क्षमता ज्यादा है वहीं पर उसको रोकने की क्षमता भी तो ज्यादा होनी चाहिए होगी। इसी वजह से जहां पे संवेग ज्यादा है वहां पे ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, यानी ज्यादा देर से ये रुकेगा। ब्रेक तो दोनों के एक जैसे ही है, तो ये पहले रुक जाएगा क्योंकि ये हल्का है और ये भारी होने की वजह से ये देर से रुकेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका संवेग का ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ नई रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।